Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। खालिद बात कर रहा हूँ पीएनबी कालकाजी दिल्ली से। और इस मैसेज में मैं रेशो के बारे में बात करूँगा। आप सब जीआईबी या सीआईबी की जब प्रिपरेशन करते हैं तो रेशो के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग तरीके के रेशो होते हैं। ये मेरा मैसेज लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आप एक बार इसको सुनेंगे तो रेशो की क्लैरिटी हो जाएगी। पहले भी मैं फाइनेंशियल बैंकिंग टर्म्स रिलेटेड मैसेजेस बनाता रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए मैसेज बनाया जाए। तो ये आपके जीआईबी और सीआईबी दोनों में ही काम आएगा। रेशो के लिए सबसे पहले हमें जो एक चार्ट दी होती है, उस चार्ट के अंदर या बैलेंस शीट कह लें, उसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, वो समझने ज़रूरी है। उसमें एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अगर हमने अपने जो है एंटिटी के लिए कोई एडवांस पेमेंट किया, अगर यानी कि जैसे मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हुआ, मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया कोई काम के लिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ गया। दूसरा चीज होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स तो हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में देना होता है, लेकिन उसको अगर हम अपना बोझ कम करने के लिए या हमारे ऊपर लोड कम हो रहे तो हम मंथली या क्वार्टरली पे कर देते हैं। तो वो सारे जो टैक्सेस होते हैं वो होता है एडवांस टैक्स। और तीसरी चीज होती है ट्रेड पेबल, और दूसरा होता है ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल का मतलब ये होता है कि हमारी जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी देनदारी है या जो भी हमने किसी को उधार पे कोई सामान दे दिया, तो ट्रेड उसका पैसा आने वाला है, तो ट्रेड हमने किसी से उधार पे लिया है सामान वगैरह जिसका हमें पे करना है, तो ट्रेड पेबल हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल यानी कि अगर हमने किसी को उधार पे सामान बेचा है तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। क्योंकि दोनों तरीके की चीज, कई बार रॉ मटेरियल वगैरह में उधार पे खरीदना होता है तो उसका ट्रेड पेबल में आएगा। और दूसरा होता है ट्रेड रिसीवेबल, हमने किसी को उधार पे बेच दिया है, बिजनेस में उधार वगैरह तो चलता ही रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका कैश इन हैंड और इक्वलेंट टू द कैश। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो कि इजीली कैश में कन्वर्टेड हो सके या कैश हो, जैसे कि ज्वेलरी या गोल्ड वगैरह, या ऐसी चीज जिसको हम इमीडिएट बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें इक्विवेलेंट होती हैं कैश के, तो वो कैश हो गया। उसके अलावा एक टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब है कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से पैसा उधार किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। बाकी बैंक से हमने अगर कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह लिया हुआ है या कोई हमारा वर्किंग कैपिटल वगैरह चल रहा है जिसका हमें 6 मंथ में या 1 ईयर में अगर हमें सेटलमेंट करना होता है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। या कोई भी ऐसी बोरोइंग, कोई भी देनदारी जो हमें 1 साल के अंदर करनी है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी एक टर्म होता है, यानी कोई भी ऐसा लोन या पेमेंट जिसका हमें पैसा बाद में देना होता है, यानी कि मतलब 1 साल के बाद जिसकी हमें पेमेंट करनी है, वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हो जाता है। उसके अलावा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कई बार क्या होता है कि हमने अपने फॉर्म का कोई एफडी करवा दिया फॉर्म के नाम पे, या कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दिया जो कि इन्वेस्टमेंट है, या किसी तरह का भी कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया जो कि 1 ईयर से पहले पहले हम उसको मिलना है, हमें वो कैश में कन्वर्ट होना है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म कई बार हम कोई इन्वेस्टमेंट जो है फॉर्म या कंपनी के नाम पे 5 साल 10 साल के लिए भी करवाते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया वो सारी चीजें। उसके अलावा एक टर्म आता है करंट रेशो।
करंट रेशो हम किसी कंपनी का चेक करते हैं कि कंपनी का वेल्थ कैसा है, कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, तो उसको हम चेक करने के लिए करंट रेशो निकालना होता है। करंट रेशो का मतलब ये है कि हम जो है कंपनी का वेल्थ देख रहे हैं। करंट रेशो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। उसके अलावा एक टर्म होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है, यानी कि आप इमेजिन करके चल सकते हैं कि अगर करंट रेशो निकालने के लिए 1 साल का टाइम है, तो आप क्विक रेशो समझ लीजिए कि 6 महीने या और भी उससे कम, यानी कि और भी स्पेसिफिक हो जाता है। ये कहीं आपको थ्योरी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बात बता रहा हूँ। क्विक रेशो थोड़ा और स्पेसिफिक होता है। क्विक रेशो निकालने के लिए जो करंट असेट्स होता है उसमें एक टर्म मैंने बताना भूल गया, इन्वेंट्री भी होती है एक टर्म। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा गुड्स जो हमने बनाया है या बना रहे हैं जिसको 1 साल में बेचना है, तो वो माइनस हो जाता है। और दूसरा माइनस हो जाता है उसके अंदर से आपका एडवांस टैक्स। 2 चीजें माइनस हो जाती है। फिर तीसरा चीज आता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में सॉरी करंट रेशो का मैंने क्विक रेशो का फॉर्मूला नहीं बताया। तो ये 2 चीजें करंट रेशो में से माइनस करके, करंट असेट्स में से माइनस करके डिवाइडेड बाय वही रहेगा करंट लायबिलिटी, और डिवाइडेड बाय ऊपर जो था उसमें भी करंट लायबिलिटी थी। यानी कि जो हम करंट रेशो निकाल रहे थे तो करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जब क्विक रेशो निकालेंगे तो भी हम क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी रहेगा। और ऐसे तीसरा फॉर्मूला है जब हम निकालते हैं लिक्विडिटी रेशो, तो लिक्विडिटी रेशो में एक और भी चीज हमारे असेट्स में से माइनस हो जाती है। वो चीज होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उसको हम डिवाइडेड बाय हम करंट लायबिलिटी कर देंगे उसको भी। तो उम्मीद है कि ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, लेकिन इनके बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा। अब पेपर में क्या होता है कि कई बार हमारे पास डायरेक्टली करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, क्विक रेशो नहीं दिया हुआ है, या करंट लिक्विडिटी नहीं दिया है, क्विक असेट्स नहीं दिया हुआ है, डेटा बस दिया हुआ है, उसको हमें निकालना है। उसको हमें खुद समझना है कि क्या करंट असेट्स है और क्या करंट लायबिलिटी है। एक टर्म मैं भूल गया, इक्विटी। इक्विटी जो होता है वो मालिक का पैसा होता है, ओनर्स का। इक्विटी शेयर्स के बारे में भी आप सबने सुना है। इक्विटी हमेशा इक्विटी जो होता है वो मालिक को ही रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर्म के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस इज डिफरेंट एंड ओनर इज डिफरेंट। तो हमेशा इक्विटी लायबिलिटी साइड ही रहता है, और लेकिन वो जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है, क्योंकि उसको तुरंत नहीं देना है। अब ऐसे ही और भी कुछ चीजें और होती है, जैसे कि हमारे कंपनी का बिल्डिंग है या मशीन है, ये सब ओनर का हो सकता है या कंपनी का हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें भी असेट्स का पोर्शन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म असेट्स है। कंपनी भी लॉन्ग टर्म असेट्स है, ऐसे ही आपका जो मशीन्स है वो भी लॉन्ग टर्म असेट्स है, इसको हम तुरंत तो नहीं बेचते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्रीज के बारे में बता दिया, इन्वेंट्री भी असेट्स में आता है। इन्वेंट्री जो होता है वो शॉर्ट टर्म असेट्स होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं 1 साल के अंदर हम इस सामान को बेच देंगे। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी असेट्स में आता है, करंट असेट्स में होता है ये, क्योंकि जो पैसा हमें पे करना नहीं है या हम बाद में करना था, मैंने पहले ही पे कर दिया, इसलिए हम इसको असेट साइड लेके चलते हैं। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल 2 टर्म ये थे। तो जो हमारी जो देनदारी है ट्रेड पेबल है वो लायबिलिटी साइड जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो हमें पे होना है वो हम असेट साइड रखते हैं। उसके अलावा बैंक बोरोइंग या शॉर्ट टर्म जो भी बोरोइंग है वो सब सारी की सारी लायबिलिटी साइड्स रहेंगी। तो ये सारे टर्म्स समझने के बाद हम इजीली
निकाल सकते हैं, इनको ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें जो चार्ट दिया गया है उसमें हमें चार्ट के अंदर हमें दे दिया 50,000 की इन्वेंट्रीज है, 50,000 का हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके अलावा 10,000 के एडवांस टैक्सेस हैं, 50,000 की बोरोइंग हो गई बैंक से, जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब मान लीजिए हमें इसका और क्या कहते हैं, एक दो चीजें और ले लेते हैं। ट्रेड पेबल हमारा 10,000 है और ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा 10,000 है। अब उसके अलावा आपका 1 लाख का इक्विटी भी मान के चलिए। अब ये सारे टर्म्स दिए होंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा करंट रेशो निकालिए। तो करंट रेशो का हमें फॉर्मूला मालूम है कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स क्या होता है? करंट असेट्स उन असेट्स को हम कहते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर इनकैश कर सकते हैं, और करंट लायबिलिटी वो होती हैं जिनका हमें पेमेंट वगैरह 1 साल के अंदर अंदर करना है। तो अब हम जो भी हमें दिया हुआ है उनको हम देखेंगे कि इसमें से असेट्स क्या है और कौन सा करंट असेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है। तो हमें 50,000 का जो है हमारे पास इन्वेंट्रीज है, यानी कि गुड्स है जो रेडी है, जो 1 साल के अंदर बेचेंगे, तो ये करंट असेट्स में आ जाएगा। प्लस का हम साइन लगाएंगे। हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी हम कर चुके हैं 50,000, वो भी करंट असेट्स में आ जाएगा, उसको भी हमने प्लस कर दिया, यानी 1 लाख हो गया। उसके अलावा हमने 10,000 का एडवांस टैक्स पे किया है, वो भी हमने करंट असेट्स में डाल दिया, तो ये हो गया 1,10,000। उसके अलावा हमने ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास 10,000 का है, तो हमने जो भी हमें लेना है किसी से 10,000 रुपये, तो ये 1,20,000 हो गया। बाकी जो भी चीजें दी गई हैं वो सब लाइबिलिटी का पार्ट है, तो ये 1,20,000 हमारा करंट असेट्स निकल गया है। अब करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या क्या है? लाइबिलिटी है हमारे 50,000 की बैंक बोरोइंग है, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है करंट लाइबिलिटी। तो वो हम सीधा सीधा जो है हमारा 50,000 का जो देनदारी है वो 50,000 हो गया। उसके अलावा ट्रेड पेबल है जो कि हमारी देनदारी है वो 10,000 है, 60,000 प्लस कर दिया, तो ये 60,000 हो गया। तो यानी 1 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, तो इसका मतलब 60,000, 1,20,000 डिवाइड बाई 60,000, यानी कि 2 आ जाएगा, रेशो 1। तो ये हमारा करंट रेशो निकल गया। अब इन्हीं डेटा के साथ अगर हम कहें कि हमें क्विक रेशो निकालना है और स्पेसिफिक होना है, तो क्विक रेशो निकालने के लिए हमारे पास जो भी डेटा दिया हुआ है, इसी डेटा में से हम माइनस कर देंगे। एक तो इन्वेंट्री, यानी 50,000 माइनस कर दिया करंट असेट्स में से, 1,20,000 में से 50,000 माइनस किया, 70,000 हो गया। दूसरा हमने एडवांस टैक्सेस 10,000 का माइनस कर दिया, तो यानी कि 60,000 माइनस कर चुके हैं हम, तो हमारे पास बच गया 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाई जो होगा वो सेम ही रहेगा करंट लायबिलिटी, यानी 60 प्लस डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 0 आ जाएगा आंसर। उसके बाद और हम स्पेसिफिक हो जाते हैं और हम कहते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो हमें निकालना, लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको इसमें से भी एक चीज प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करनी है। तो प्रीपेड जो एक्सपेंसेस थी वो 50,000 की थी, वो हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 60,000,
ये सब कुछ आपको एग्जाम में कैलकुलेटर आपको लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर पे ही करना है, तो इतना मुझे लगता नहीं है कि कोई मुश्किल आएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, और डेटा और भी तरीके से घुमा के दिया हो सकता है। लाइक एक कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि टोटल कंपनी का जो है असट से 5 लाख, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें और दे दिया कि भाई 5 लाख में से आपका ये इन्वेंट्री इतनी है, ये इतनी है, इतनी है, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि उसमें हमें फिर करंट असेट्स खुद ही हमें निकालना पड़ेगा। या 5 लाख लिख करके ये लिखा रहेगा कि नॉन करंट असेट्स है हमारा 3 लाख, तो सीधा ही हम 5 लाख को डिवाइड माइनस कर देंगे 3 लाख से, तो 2 लाख हमारा करंट असेट्स आ जाएगा। ऐसे लाइबिलिटी का भी हम देख सकते हैं। तो हमें करंट जो है असेट्स और करंट लाइबिलिटी खुद निकालनी पड़ेंगी। बाकी हम क्वेश्चंस बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। नॉन करंट और करंट में फर्क ये होता है कि नॉन करंट जो भी हो 1 साल से बाद वाली चीजें हैं, और करंट का मतलब है जो 1 साल के अंदर अंदर हमें देना है या लेना है। लाइबिलिटी में देना होता है और असेट्स में हमें लेना होता है। असेट्स से मतलब हमारा आना होता है, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उम्मीद है कि ये ऑडियो आप सबको समझ में आएगा। और सॉरी, हाँ, मैंने करंट असेट्स सारी चीजें मतलब इसमें बता चुका हूँ। अगर हाँ किसी को कोई क्वेश्चन हो वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है। और दूसरा चीज ये कि कोई भी सीनियर या किसी को अगर कुछ इसमें कोई एड ऑन करना हो, कोई भी किसी को और नॉलेज है, तो इसमें एड ऑन मुझे भी फीडबैक दे सकता है, बता सकता है, ग्रुप में भी बता सकता है, तो मैं अपनी नॉलेज को खुद भी बढ़ा सकता हूँ। बाकी इसमें मेनली ये 3 ही चीजें होती हैं, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, करंट रेशो, ये निकालना होता है। डेटा में अलग अलग तरीके का दिया होता है, उन डेटा को हम निकाल करके और फॉर्मूलेज अप्लाई करके निकाल सकते हैं। बाकी एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि हमेशा बिजनेस में एक चीज मानी जाती है, करंट असेट शुड बी इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, यानी कि करंट असेट्स है वो हमेशा करंट लाइबिलिटी के इक्वल होता है। वो इसलिए है क्योंकि फॉर्म जो है वो एक अलग एंटिटी मानी जाती है, कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, तो जो भी बिलोंगिंग्स मालिक की भी होती है वो सब भी उसके लिए लाइबिलिटी होता है। यानी कंपनी या जो कुछ भी चीजें हम असेट्स में गिन रहे हैं और मालिक का हो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो हमेशा आप ये समझ के मान के चलिए कि कंपनी के लिए जो असेट्स है उसके सेम बराबर लाइबिलिटी भी है। तो कई क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि लाइबिलिटी ना दिया हो, तो वहां आपको मान के चलना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का दिया कि टोटल असेट्स 5 लाख है, और उसमें से दे दिया कि नॉन करंट असेट्स जो है 3 लाख है, तो आप उसमें सीधा सीधा माइनस करेंगे, 2 लाख आपका करंट असेट्स आ जाएगा। अब लाइबिलिटी तो आपको पता नहीं है कितनी की, लाइबिलिटी में बस इतना लिखा है कि नॉन करंट लाइबिलिटी जो है 2 लाख की है, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है? तो ये आप समझने के लिए सीधा सा है कि भाई जितना करंट असेट्स है उतनी लाइबिलिटी हुई, यानी 5 लाख की लाइबिलिटी। 5 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 3 लाख हो गया, यानी कि आप जो है 3 लाख का आपको करंट लाइबिलिटी हो गया। तो ये डेटा आपको दिया रहेगा सारा सब कुछ, आप खुद ही इसमें से सब कुछ निकाल करके और बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। थैंक यू सो मच।